गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं संदीप सर विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एक बार फिर से प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। हम लोग आज फिर से भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आपके सामने हम एक वर्कशीट दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आज हम लोग इसको 2 फेज़ में करेंगे। पहले पार्ट में वर्कशीट नंबर का पहला चैप्टर होगा और वर्कशीट नंबर 2 जो ये वाला चैप्टर होगा ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मित्रों आज हम पहली जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहला क्वेश्चन ये है। चलिए सब लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी हैं। ध्यान रखिए मित्रों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर कहीं ना कहीं संकलित कर लीजिए अपने पास, जिससे हम लोग जब आगामी परीक्षा होगी तो उसमें केवल रिवीजन करना रह जाएगा सभी को। चलिए आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। वह राजा जिसने मुस्लिम स्त्रियों को संतों या जो साधु संत होते थे उनकी कब्रों पर या दरगाहों आदि पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है मित्रों, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, औरंगजेब और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो राजा सिकंदर लोदी हुआ करता था, जिसने मुस्लिम स्त्रियों को संतों या दरगाह आदि पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक भारत का वो राजा जिसने ब्राह्मणों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर का प्रारंभ करवाया था। औरंगजेब आप सभी जानते हैं, इसको आलमगीर के उपनाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक भारत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था, जिसको कि पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह के नाम से भी जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अलबरूनी जो था, अलबरूनी ख्वारिज़म यानी कि उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसका जो अलबरूनी का वास्तविक जो नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद है। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ध्यान रखिए मित्रों, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था वो कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वालों में अलबरूनी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो अलबरूनी किसके काल में भारत आया? अलबरूनी महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। और एक बात ध्यान रखिए अलबरूनी की, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिए मित्रों, अलबरूनी की पुस्तक का नाम जो है वो किताबुल हिंद है। क्या नाम है मित्रों इसका? किताब उल हिंद। इसको तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। और ये किसके काल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। एक चीज़ और ध्यान रखिए, महमूद गजनवी जब भारत आया तो महमूद गजनवी भारत पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण था उसका वो 1025 ईस्वी में, ध्यान दे गया मित्रों, 1025 ईस्वी में गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर इसका इम्पोर्टेंट आक्रमण था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस राजा ने सर्वप्रथम सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी? आप सभी लोग जानते हैं जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया तो उस समय तक्षशिला का राजा जो था वो आम्भी था। कौन था मित्रों? तक्षशिला का राजा आम्भी। तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने सर्वप्रथम सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो राजा पोरस है, ध्यान रखिएगा मित्रों, राजा पोरस और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग हाइडे स्पीच वितस्तता या झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राजा आम्भी जो था ये पहला राजा था जिसने सर्वप्रथम सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राजा जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अब द्वितीय सिकंदर अर्थात वो कौन सा राजा था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो मित्रों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ है और अकबर महान दिया हुआ है। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। द्वितीय सिकंदर के उपनाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली सल्तनत का राजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और भी बहुत सारी अच्छी चीज़, जैसे दाग प्रथा आप लोग पढ़ते होंगे, घोड़ा दागने की प्रथा, या सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। ऐसे बहुत सारे काम अलाउद्दीन खिलजी के हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसको देवराज और देवगुप्त के नाम से जानते हैं, इसे ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और अकबर महान के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए आप द्वितीय सिकंदर अगर पूछा जाएगा तो द्वितीय सिकंदर मित्रों किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो कौन सा व्यक्ति रहता था
आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर हमें कमेंट करिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में वो कौन सा व्यक्ति रहता था जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को उसको जाकर के कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है तुर्की, अरबी, उर्दू और फारसी। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होता है, मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी मित्रों, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन जो मुगलों का संस्थापक राजा था जिसको हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं, बाबर की जो आत्मकथा है वो कौन सी भाषा में मित्रों थी? तो तुर्की भाषा में थी। इसलिए अमूमन लोग गलती कर देते हैं कि मुगलों की राजकीय भाषा जो है वो फारसी की बजाय तुर्की टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुगलों की जो राजकीय भाषा है मित्रों वो फारसी भाषा है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदी का टका व तांबे का जीतल सिक्का था किसका? ध्यान दें, दिल्ली सल्तनत में एक राजा था इल्तुतमिश। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह राजा बना और आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश ने गद्दी प्राप्त की थी और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो उसी ने, आपको ध्यान होगा, चांदी का टका व तांबे का जीतल नामक सिक्का स्टार्ट किया था। तो आपका उत्तर इल्तुतमिश बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का स्टार्ट किया था। एक चीज और ध्यान दें, मोहम्मद बिन तुगलक जो ऑप्शन में दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी चांदी और तांबे का मिश्रित सिक्का चलवाया था। उस सिक्के का नाम अद्धा और बिक हुआ करता था। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश का सिक्का है, ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकबरों का काल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और मुगल वंश। आप सभी लोग जानते हैं चारों वंश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मकबरों के काल की, तो मकबरों के काल में हम लोग लोदी वंश को टिक करते हैं कि मकबरों के काल को लोदी वंश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। आपने सिकंदर लोदी का मकबरा पढ़ा हुआ है। सिकंदर लोदी के मकबरे से दोहरे गुंबद की प्रणाली भारत में स्टार्ट हुई थी। हालांकि तुगलक वंश में भी बहुत अच्छे अच्छे मकबरे बने। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक था तुगलक वंश का, उसका मकबरा पंचभुजीयकार मकबरा है। तुगलक वंश के राजा जो फिरोज शाह तुगलक हैं उसके सेनापति खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टभुजीयकार मकबरा है। लेकिन जो मकबरों का काल है वो लोदी वंश को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों जरूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? आप ध्यान दीजिए, 16 महाजनपदों का वर्णन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब उस समय दो ही धर्म प्रचलन में थे, एक तो जैन धर्म था और दूसरा बौद्ध धर्म था। तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो जो भगवती सूत्र है वो किसकी पुस्तक है? वो जैन धर्म की पुस्तक है और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अब ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, भगवती सूत्र। ध्यान रखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन प्राप्त होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों, डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित में से संबंधित है किस राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। तो आप जानते हैं मूल नियंत्रण प्रणाली क्या थी? मूल नियंत्रण प्रणाली बाजार नियंत्रण प्रणाली की वह प्रणाली थी जिसमें सैनिकों को जैसे जैसे जिन सैनिक का वेतन कम होता था या जिन सैनिकों का चूंकि वेतन जो था वो कम होता था, तो वो सैनिक बाजार व्यवस्था में जा करके सामान को सस्ते दर पर खरीद सकते थे। और ये भारत में सबसे पहले जिस राजा ने स्टार्ट किया था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूल नियंत्रण प्रणाली संबंधित है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर का मकबरा स्थित है कहाँ? अब ध्यान दें, काबुल, आगरा, लाहौर और मुल्तान। अब इसमें दो ऑप्शन सबसे कंफ्यूजन के हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में है कि आगरा में है। तो ध्यान दीजिए, बाबर का मकबरा जो पहली बार स्थापित किया गया था वो आगरा की नूर अफगान बाग में स्थापित किया गया था, परंतु बाद में इसका मकबरा काबुल में स्थापित किया गया। क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबर का मकबरा स्थित है, तो वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ लोकेट है? तो काबुल में वर्तमान में बाबर का मकबरा स्थित है। तो मित्रों 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? अब निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो आप जानते हो निजामुद्दीन औलिया वो राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, या दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनमें से सबसे ज़्यादा शासनकाल राजाओं का इन्होंने ही देखा था। लेकिन निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो प्रसिद्ध है वो आप जानते हो, गयासुद्दीन तुगलक के काल में निजामुद्दीन औलिया ने एक बार गयासुद्दीन तुगलक के लिए अभी दिल्ली दूरस्थ शब्द का इस्तेमाल किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही निजामुद्दीन औलिया भी थे। तो निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे मित्रों? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, हम लोग अभी डिस्कशन भी कर रहे थे कि भारत में वो कौन सा राजा है जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाने के लिए दिल्ली सल्तनत में जाना जाता था। तो हम लोग अभी बात किए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी 5 योजनाओं के कारण उसे पागल बादशाह कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उन योजनाओं में ही एक योजना आती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो आपका जो डी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ध्यान रखिएगा मित्रों। इल्तुतमिश ने क्या करवाया? तो इल्तुतमिश में हम लोग पढ़ चुके हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बिख नामक सिक्का स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजा को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी? ध्यान दें मित्रों, जब बाबर इसमें उत्तर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाबर ने 21 अप्रैल सन 1526, ध्यान रखिएगा मित्रों, 21 अप्रैल सन 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर कहाँ गया? बाबर काबुल गया और काबुल के लोगों को चांदी का एक एक सिक्का दान दिया था। इसीलिए बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बाबर को ही कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के लिए 2 ही बिहार में प्रसिद्ध जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय कह लीजिए, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें उत्तर आपका धर्मपाल होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक था। अब ध्यान दें, सैयद वंश का जो संस्थापक था मित्रों, तो सैयद वंश का संस्थापक तो आप सभी लोग जानते हैं खिज्र खान हुआ करता था। लेकिन सैयद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अलाउद्दीन आलम शाह इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसानों के लिए पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा निम्नलिखित में से किसने स्टार्ट की थी? तो भारत में किसानों के लिए 2 ही राजाओं ने बहुत अच्छे काम किए थे। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अमीर ए कोही और दीवाने कोही नामक विभाग स्थापित किया था एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा शेर शाह सूरी। आप जानते हैं जो पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा होती थी वो शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट की थी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शेर शाह सूरी। मित्रों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईना ए अकबरी व अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईना ए अकबरी व अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो थे वो अकबर के दरबार में रहने वाले अबुल फजल हुआ करते थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अबुल फजल के बारे में आप लोग ध्यान रखिए, अबुल फजल जो थे वो दीन ए इलाही धर्म के राजपुरोहित भी हुआ करते थे, जो फैजी के छोटे भाई थे अबुल फजल। ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किस राजा के काल में रहता था? आप सभी लोग जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी की 2 पुस्तकें हैं। एक तो तारीख ए फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा मित्रों, कौन सी पुस्तक का नाम है? तारीख ए फिरोज शाही। और इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांगीरी। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। और जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी रहते थे। ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। दिल्ली सल्तनत के किस राजा को गुलरुखी के उपनाम से जाना जाता है जो फारसी में कविताएं लिखता था? अब ध्यान दें मित्रों, गुलरुखी के उपनाम से जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। और सिकंदर लोदी ने ही भारत में, आप सभी लोग जानते होंगे,
सिकंदरी गज का निर्माण कराया था, जो कि पैमाना हुआ करता था जमीन नापने का। तो सिकंदर लोदी ही गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों, 19 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अब शेर शाह सूरी का मकबरा आप सभी लोग जानते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? तो सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। नूर अफगान बाग, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नूर अफगान बाग आगरा में है, जिसमें पहले बाबर का मकबरा स्थापित किया गया था, बाद में उसको काबुल ले जाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, सासाराम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था? अब ध्यान दें मित्रों, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश है, जिसकी क्लास में मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। गुलाब खिले तो सुगंध लो। ध्यान रखिएगा मित्रों, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने? गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब ध्यान दें मित्रों, गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। तो से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। सुगंध से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लो से क्या हो जाएगा? लोदी वंश। इसमें 4 वंश जो शुरुआत के हैं वो तो सिंपल है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश, वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा वंश था जो कि अफगान वंश था। तो कौन सा वंश है मित्रों? लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसमें मुगल वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत का काल जो है मित्रों वो सन 1206 ईस्वी से 1526 तक ही आता है। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, हम लोगों ने आज वर्कशीट का पहला स्टेप सॉल्व किया है। जो इसका दूसरा हम इसका जो पार्ट होगा ये मित्रों कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन में जरूर भाग लीजिएगा। कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आप लोगों से एक जरूर निवेदन है कि जैसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए। और दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन आपको उपयोगी लगते हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए कि जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे हैं, क्या आपके परीक्षा उपयोगी हैं या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ करके आपको मज़ा आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स में जा करके लाइक जरूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए, सभी मित्रों को धन्यवाद। आप सभी की शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।